देखिए बच्चों, कल मैंने पढ़ाया था कक्षा 12 का संस्कृत भाषा या महत्व, यानी संस्कृत भाषा का महत्व, जिसमें मैंने आपको पंक्तियां कुछ लिखी थी और उसके अर्थ यानी उसके अनुवाद बताए थे। और उन्हीं अनुवाद पे या उसी पाठ पे आधारित कुछ प्रश्न मैंने गृह कार्य के लिए दिया था। और आपको अगर समझ में आया होगा तो लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो फिर उस प्रश्नों को मैं एक बार बोलती हूँ और उसका उत्तर भी बताऊंगी। आप अपने से मिलान कर लीजिएगा एक बार कि आपका आंसर आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो प्रश्न था, कस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम अस्ति? उत्तर है संस्कृत वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम अस्ति। कस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम अस्ति? संस्कृत वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम अस्ति। दूसरा प्रश्न था कि का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च सन्ति? का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च सन्ति च अस्ति। तो संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति। फिर प्रश्न था, कः सर्वप्रथम संस्कृत भाषायां रामायणम अलिखत? किसने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में रामायण लिखी? तो उत्तर होगा आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि वाल्मीकि सर्वप्रथम संस्कृत भाषायां रामायणम अलिखत। फिर है आपका प्रश्न, संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलने के गुणा संजायन्ते? तो संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलने दया, क्षमा, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया च अन्य च अनेके गुणा संजायन्ते। जो प्रश्न है आपका उसमें से मिलाते हुए लिखेंगे। जैसे संस्कृत साहित्य से अनुशीलने के गुणा संजायन्ते, के गुणा की जगह पे आपको सारे गुणों को लिखना है। संस्कृत साहित्य से अनुशीलने दया, दान, शौचम, औदार्यम, औदार्य माने उदारता, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा संजायन्ते। संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति? संस्कृत भाषायां 18 पुराणानि लिखितानि सन्ति। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति? संस्कृत भाषायां 18 पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कः आसीत्? तो संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि आसीत्। एक प्रश्न और था, भाषा तत्वविद्भिः का भाषा सर्वाम् आर्यं भाषाणां जननी मन्यते? भाषा तत्वविद्भिः संस्कृत भाषा सर्वाम् आर्यां भाषाणां जननीति मन्यते। आप अपने प्रश्नों का जो मैंने गृह कार्य लिया था उसका उत्तर मिला लीजिएगा इससे और चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया। नहीं तो फिर मैं जो बोली उसको आप सुन करके लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में। ये आपके कोर्स का ही है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार के स्वर्ण जो है स्वर वर्ण होते हैं वो सब, जैसे आप दीर्घ हो जाते हैं, जो ह्रस्व है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे आपका मैंने एक उदाहरण ले लीजिए, विद्यालय, विद्यालय। अब इसमें देखिए दो पदों का मेल है। दोनों पद क्या क्या है? विद्या, धन, आलय, आलय।
आप देखा होगा यहाँ बड़ा है और ये भी बड़ा है, यानी दोनों दीर्घ वर्ण है। बड़ा प्लस बड़ा, दोनों मिल करके बड़ा धन बड़ा बराबर बड़ा आ हो जाता है। ये बड़ा आ, इसमें आ की मात्रा का स्वरूप इस स्वरूप में लिखा जाता है, और विद्या है ही, इस दोनों आ को विद्यालय बना दिया गया। दोनों को जोड़ करके विद्यालय लिखा जाता है, दोनों पदों को। तो दोनों में बड़ा बड़ा बराबर बड़ा, इसका नियम है। अगर यहाँ छोटा भी होता है और ये बड़ा रहता है तब भी यहाँ दीर्घ हो जाता है। अगर सवर्ण दीर्घ लिखा ही है तो फिर यहाँ पर भी बड़ा आ हो जाता है। बड़ा आ की मात्रा लगाई जाती है, बड़ा शब्द बनता है तो बड़ा आ की मात्रा लगाई जाती है। ऐसे देख लीजिए, जैसे यहाँ तो दोनों दीर्घ दिख रहा है आपको, दोनों दीर्घ दीर्घ है तब भी दीर्घ होगा। पुस्तकालय, पुस्तकालय, ये है आपका शब्द पुस्तकालय। अब देखिए, पुस्तक धन आलय, आलय, आलय माने तो जानते हैं घर, पुस्तक का घर, विद्या का घर, शिवालय शिव का घर, यानी आलय माने घर माना जाता है। दो पद है यहाँ पर, पुस्तक धन आलय। अब यहाँ क के साथ अ स्वर जुड़ा होता है तो यहाँ छोटा आ मान लिया जाता है, और ये बड़ा आ, बड़ा आ छोटा मिलके क्या हो जाता है बड़ा। तो ये बड़ा आ आपका यहाँ आ के रूप में, मात्रा के रूप में दिखाई देता है। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अब आगे देखिए, शब्द है आपका विद्यार्थी, विद्यालय। इसी तरह से पुस्तकालय है, विद्यालय हो गया, विद्यार्थी शब्द है विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी हो गया। उसी तरह से इसमें भी दीर्घ और ह्रस्व है, दोनों मिलकर के दीर्घ, यानी आपका दीर्घ स्वर हो जाता है, विद्यार्थी बन जाता है। विद्या धन अर्थी, अ और अ, यानी दोनों पदों में समान स्वर होता है। इसमें देखा होगा आपने, मैं आपको बताना भूल गई, दोनों पदों में सिर्फ समान स्वर रहता है। दोनों जैसे आ मिलके दोनों आ है, दोनों आ को मिलकर के ह्रस्व या दीर्घ अथवा आए तो दोनों का दीर्घ ही हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी ह्रस्व अ अथवा आ दोनों आया है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। यहाँ भी दोनों विद्याधर अर्थी, इस प्रकार से ये देखिए अ शब्द के दीर्घ बने हैं। दोनों ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, दोनों का मिलकर के अंत में दीर्घ ही होता है। संधि के समय दीर्घ के रूप में लिख जाता है, दीर्घ की मात्रा लगाई जाती है। विद्यार्थी हो गया आपका विद्यार्थी। फिर आपका है, देखिए अब आपको अ का उदाहरण तो मैंने बता दिया है, अब आपको मैं ई का उदाहरण बता रही हूँ। ई के उदाहरण में है जैसे कवींद्र, कवींद्र, गिरीश, सचिंद्र। ये शब्दों को उतार लीजिएगा अपने नोट्स में। अभी आपको कुछ उदाहरण दूंगी, उसके बाद है कवींद्र। ये दो पदों को मिलाकर बना है कवींद्र। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, कवि धन कवींद्र, कवि धन इंद्र। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से, छोटी ई है, कवि पे व पे ह्रस्व ई है, यहाँ पर भी ह्रस्व ई है, दोनों ह्रस्व ई। अगर सवर्ण दीर्घ सूत्र है, दोनों ह्रस्व स्वर को का अंत में समान
जाता है। तो दीर्घ स्वर में बना आपका इस प्रकार से, यहाँ पे हो गया आपका कवींद्र। जब आपका कवि में ह्रस्व ई है और इंद्र में ह्रस्व ई है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कवि धन। अब ये आपका हो जाएगा कवींद्र, व पे दोनों ह्रस्व को जोड़ के क्या करेंगे, कवींद्र। दोनों का स्वरूप इसमें लुप्त हो जाता है, कवींद्र बन जाता है। समझ में आ गया। फिर इसी प्रकार है गिरीश, सचिंद्र। देख लीजिए ध्यान से, गिरीश, गिरीश, गिरीश में आपने ध्यान दिया होगा। देखिए गिरि धन ईश, गिरीश, गिरीश हो चाहे गिरीशा लिखिए, गिरि धन ईशा, गिरीशा भी लिख सकते हैं। गिरि, गिरि से क्या होता है, पहाड़, पहाड़ पर रहने वाले भगवान, अर्थात गिरिधन ईश्वर। यहाँ भी देखिए ह्रस्व और दीर्घ दोनों का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है और गिरीशा लिखा जाता है यहाँ दीर्घ में। जैसे देखिए गी और र लिख दिया, ये ई और ए दोनों को जोड़ने पर दीर्घ ई हो जाती है और श, गिरीश। इस तरह से आपका शब्द बनता है। सचिंद्र, सतीश, ऐसे ही शब्द है सचिंद्र और सतीश। देखिए सचिंद्र और क्या है, सतीश। सचिंद्र और सतीश। और अनुदित भी है, उसका दूसरा अर्थ बताएंगे, शचीन्द्र और गिरिधनीश और सतीधनीश। ये शचीन्द्र है, शची धन इंद्र। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ दीर्घ ई है और यहाँ पर लघु ई, ह्रस्व ई है। अब ये दोनों का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई ही होता है। ई बराबर दीर्घ ई। अब दीर्घ ई है तो दीर्घ ई का स्वरूप यहाँ बदला है, उसी स्वरूप में लिखा जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसकी मात्रा लगाई जाती है। आप देखेंगे बड़ी ई की मात्रा यानी ह्रस्व दीर्घ ई इस तरह से लिखा जाता है, दीर्घ ई की मात्रा किसी अक्षर पर इसी तरह से लगाई जाती है। तो ये हो गया आपका शचीन्द्र, शची धन इंद्र है। तो ये शची हो गया और ये क्या है, इंद्र। अपने मूल रूप में तो ये ई है, दोनों पदों के रूप का ये दीर्घ ई और ह्रस्व ई दोनों मिलाकर के ये हो जाता है इस स्वरूप में, इस मात्रा ई का रूप पर उसकी मात्रा लगाई जाती है। तो यहाँ पर आपका शचीन्द्र हो गया है। फिर सती धन ईशा, सती और ईशा, सचीन्द्र अगर आपको समझ में आ जाए तो आगे बता रहे सतीश शब्द है आपका, सतीश, सती धन ईशा, सती धन ईशा। इसमें आपका दोनों दीर्घ है, दीर्घ दीर्घ भी जोड़ करके दीर्घ हो जाता है, यानी श्रवण हो जाता है, श्रवण या दीर्घ कहेंगे, ह्रस्व रहेगा तब भी दीर्घ रहेगा, तब भी दोनों दीर्घ रहेंगे। तो बड़ी बड़ी प्लस बड़ी ई, इस प्रकार से बना। तो यहाँ पे सती धन ईशा दोनों पदों में ई है, दोनों में समान, इसका अंत और इसका प्रारंभ आज पदों के मेल करने पर दोनों के समान जब स्वर आते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब शब्द है
अनुदित के बाद है आपका लघूर्म, अनुधन उदित लघूर्म, अनुधन उदित। अब दो पदों का मेल है, इसके बराबर देख लीजिएगा, अनुधन, अनुदित, अनुधन उदित। देख लीजिए दोनों में ह्रस्व उ है, ये भी ह्रस्व उ है, छोटे ऊ की मात्रा देखो, ह्रस्व की मात्रा, और इस पद में भी छोटा ऊ, यानी बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाता है, और बड़ा ऊ हो जाता है, ऊ दोनों ह्रस्व ऊ है, अनु और उदित ह्रस्व में, दोनों के ह्रस्व, यानी दोनों समान, दोनों पदों में समान स्वर आया है, इसलिए समान स्वर आने पर उसका दीर्घ हो जाता है और ये ऊ हो जाता है, तो ऊ के बजाय ऊ ना लिख करके हम ना पर ऊ की मात्रा लगा देते हैं, ना पर दीर्घ ऊ की जो ह्रस्व ऊ है वह दीर्घ हो जाता है, और ये ऊ शब्द जो होता है इसका लोप हो जाता है, ये नहीं रहता, और ये दित आपका जो बचता है ये यहाँ पर लिखा जाता है। ये समझ में आया आपको? इसी तरह देखिए लघूर्मी है, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी। इसमें थोड़ा सा नियम बदला, इसमें दोनों ह्रस्व है, इसमें ह्रस्व दीर्घ है, तो नियम यही है कि ह्रस्व या दीर्घ हो, या दीर्घ हो, या दीर्घ लघु ह्रस्व हो, ह्रस्व है तब भी दीर्घ होगा, और ह्रस्व और दीर्घ है तब भी क्या होगा, दीर्घ ऊ होगा, और इसका दीर्घ ऊ के स्वरूप में लघुर्म हो जाएगा, ऊ का स्वरूप ऊ का लुप्त हो जाता है और ऊ की मात्रा लग जाती है, ऊ जो है ये दीर्घ रूप में हो जाता है, दोनों यानी मिला करके दोनों के स्वरूप का परिवर्तन हो करके दोनों मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं, और ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ ह्रस्व, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिला करके दीर्घ ऊ ही होता है, लघुधन उर्मी। इस प्रकार हो गया लघु उर्मी। फिर शब्द है आपका वधूत्सव। क्या है? वधूत्सव, वधू के लिए उत्सव, वधू का उत्सव, वधूत्सव। अब देख लीजिए इसमें ऊ है, दीर्घ हो गया है, वैसे वधू होती है, वधू वधूधन उत्सव। अब देखिए इसमें दीर्घ ऊ है, वधू में आपका दीर्घ ऊ होता है, बोलते समय दीर्घ ऊ आता है, ज्यादा देर तक बोलते हैं, और यहाँ पे ह्रस्व ऊ है। अब दीर्घ और ह्रस्व बराबर दीर्घ ऊ ही हो जाता है, इस प्रकार। और इसके स्वरूप का जब हम इसको संधि करते हैं दोनों पदों की, तो दीर्घ ऊ हो जाता है और इस ऊ का लोप हो जाता है, दूसरे पद में ऊ जो होता है उसका लोप हो जाता है, और ये पहले पद का जो ऊ दोनों ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाते हैं, इस पर हो जाता है वधूत्सव। अब आपका एक नियम और बचा है, भूधर्व, भूधन धर्व, भूधर्व। शब्द है भूधर्व। इसका देख लीजिए, भूधन धर्व, भूधन धर्व, भू धन उधर्व।
भूधन उधर्व। अब यहाँ दोनों दीर्घ हैं, ये भी, इसमें भी दीर्घ है और यह भी दीर्घ है, दोनों मिला करके इस उ का लोप हो जाता है, लोप होकर के सिर्फ धर्व, उ का लोप हो जाएगा। जब ये लोप हो जाता है तो सिर्फ धर्व शेष बचता है, तो क्रिया इसमें जुड़ जाता है। इस प्रकार हो जाता है उधर्व भूधन उधर्व। और ये बस आपका ये मूल रूप आपका शब्द है, दोनों पदों का संधि होता है, यह शब्द बनता है भूधर्व भूधर्व। इस प्रकार से दीर्घ हो हरस हो बराबर दीर्घ हो, इसमें भी हरस हरस होगा तब भी दीर्घ हो, इसमें भी हरस और दीर्घ है, हरस और दीर्घ हो तब भी बराबर दीर्घ हो, इसमें दीर्घ हो बराबर दीर्घ हो, उ दीर्घ और हरस हो बराबर। इस प्रकार इस नियम से, चाहे वो आ के लिए होगा, ई के लिए होगा या उ के लिए होगा, तीनों में इसी नियम के आधार पर यह संधि लिखी जाती है, यह संधि की जाती है। एक आपको बता दे रहे हैं, पितृधन पितृड़ा, क्योंकि री है आपका शब्दों में